अभी तक जितनी हमने चीज़ें डिस्कस की उनका हर दफ़ा आपको मैं स्नैपशॉट देती हूँ, और उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि क्यों एक के बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका सीक्वेंस और उसकी ज़रूरत और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ वाया स्नैपशॉट। अब इसमें ये है कि हमने शुरू से देखा ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक डिज़ायर डेजिग्नेशन डिज़ायर जो इनकी फ्यूचर पोजीशन या जो एक स्टेट है ऑर्गेनाइजेशन की, वेयर द फाइनल डेस्टिनेशन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्लानिंग फॉर टू गो, कि वो बनना क्या चाह रही है पूरी मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में वो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाह रही है, या फिर वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनना चाह रही है, या फिर वो क्वालिटी ऑफ सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाह रही है टू दी कस्टमर्स। तो डिपेंड्स कि वो क्या बनना चाह रही है इन फ्यूचर। और उसके लिए फिर हमने डिस्कस किया था कि जिसको हमने विजन कहा था, डिज़ायर फ्यूचर डेस्टिनेशन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू गो इज़ विजन। और उसकी बेस पे फिर ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस डिज़ायर्ड पोजीशन तक पहुँचने के लिए हमारी कैपेसिटीज़ क्या हैं, व्हाट कैन वी डू राइट नाउ, या हमारी करंट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज या जो कैपेबिलिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की राइट नाउ वो क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या कर सकती है। फिर देखती है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और जितना वो मैनेज कर सकती है रिसोर्सेज को, उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि जहाँ वो पहुँचना चाह रही है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अगर वो प्रोडक्ट डिलीवर करना चाह रही हो, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करती है। और लॉन्ग टर्म गोल्स में हमने देखा था कि वो मोर देन 1 ईयर्स गोल होते हैं, जैसे 5 ईयर 10 ईयर, या नेक्स्ट 10 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में वी विल हैव सच नंबर ऑफ और दिस नंबर ऑफ कस्टमर्स। हम कह सकते हैं कि हमारे अगले 5 सालों में 5 लाख कस्टमर्स होंगे हमारी इस प्रोडक्ट के। दैट मीन्स कि ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। तभी ही वी विल बी इन अ पोजीशन इन फ्यूचर के हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र्स होंगे। अब ये लॉन्ग टर्म प्लान जो 10 साल या 5 साल के लिए बना है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन फिर उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट करती है कि कम से कम 1 साल के अंदर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो 1 लाख होने चाहिए, फिर अगले साल में मज़ीद 1 लाख ऐड होने चाहिए, फिर अगले साल में मज़ीद 1 लाख ऐड होने चाहिए। तभी ही आफ्टर 5 ईयर्स वी विल बी सर्विंग टू 5 लाख कस्टमर्स। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान्स हो गया जो कि ऑर्गेनाइजेशन 1 ईयर या 1 से बिलो ईयर में कर रही होती है। और 1 ईयर का सपोज एक अगर 1 लाख कस्टमर कंपनी बनाना चाह रही है, या उनको प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करना चाह रही है, तो कंपनी फिर देखेगी कि उनमें से क्वार्टरली बेसिस पे 3 मंथ्स के अंदर कम से कम कितने कस्टमर्स बन जाने चाहिए, या फिर बाय सेमी एनुअली, मतलब 6 मंथ्स के बाद उनके कम से कम कितने कस्टमर्स बन जाने चाहिए। तो जब जब शॉर्ट टर्म गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन मज़ीद डिवाइड करती है इन सम स्मॉलर टारगेट्स, जिनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती है, उसको हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहा। तो गोल जो हैं वो रिलेटिवली लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं, और जब उन गोल्स को हम डिवाइड करते हैं मज़ीद छोटे छोटे टारगेट्स में, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के टारगेट्स में, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कह दिया जाता है। जैसे आपका सेमेस्टर का जीपीए जो है वो बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, और जो आपका सीजीपीए है डिग्री का, वो आपका एक बन जाएगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट, जो आपका गोल है वो बन जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि आपने सपोज 3 मंथ्स में आपके कस्टमर्स कम से कम 25,000 होने चाहिए। तो उनके लिए यू नीड टू प्रोड्यूस
ट्वेंटी एटलीस्ट 25,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप डिलीवर कर रहे हैं, तो उनको आपने अट्रैक्ट भी करना है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना भी है, मार्केटिंग भी कर रहे होंगे। फिर रिसोर्सेज कितने हैं, कैश कितना है, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, कितने मज़ीद फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को अरेंज करना पड़ेंगे, और उन अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन लोन कितना लेगी, और जो कंपनी के पहले वाले प्रॉफिट्स हैं उनमें से वो कितने हैं, और उनमें से कितना जो है वो न्यू जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें यूज होंगे। अब इसमें ये होता है इस चीज़ के लिए कि मेजर एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड कर लेती है अपने गोल को, अपने जो इनके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। 25,000 अगर आपने कस्टमर्स बनाने हैं एज अ कंपनी, तो उसके लिए मार्केटिंग भी करनी होगी कि वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों लोग, और उनमें से कम 25,000 जो हैं 3 मंथ्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट परचेज करके यूज़ कर रहे हों। तो उसके लिए ऑब्वियसली लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा। अब उसमें एक जो पर्सन है वो सुपरवाइज़र या मैनेजर या हेड होगा, जो कि अपने अंडर कुछ मज़ीद लोगों से जो सिमिलर टास्क होंगे मार्केटिंग के रेलिवेंट, वो परफॉर्म करवा रहा होगा और उनको मॉनिटर कर रहा होगा, उनको डिफरेंट टास्क दे रहा होगा, और उन टास्क को ही हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं। और उन जब वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक सेट बनाया जाता है, तो उसको फिर हम कह देते हैं, सपोज़ ये मार्केटिंग एग्जेक्टिव है, या वो जूनियर मार्केटिंग एग्जेक्टिव है, एक सीनियर मार्केटिंग एग्जेक्टिव है, और इस तरीके से मार्केटिंग मैनेजर हो गए, डिफरेंट पोजीशंस बन गई और जिनके डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब हर एक इंडिविजुअल जो कि उन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करेगा, उसके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अगेन ऑर्गेनाइजेशन ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेट कर लिया, तो जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ऐसी ऐसी स्किल्स वाले इंडिविजुअल विल बी मोर प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और वो जॉब परफॉर्म कर रहे होंगे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली टू दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे डिमांड करती है, ताकि एक टाइम में जितनी लोगों को वो अट्रैक्ट कर सकते हों बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज, उतने लोगों को वो अट्रैक्ट करेगी, तो ऑब्वियसली लोग आएंगे उस कंपनी की प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और जो 25,000 वाला ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो पाएगा विद इन 3 मंथ्स। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करती है एक जॉब को बाय डिस्क्राइबिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस मेंशनिंग द जॉब स्पेसिफिकेशन, और जिस जॉब स्पेसिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, वो भी हो गया। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट कर रही होती है, आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रही होती है रिगार्डिंग कि हमारे पास ये वाली जॉब्स इन इन स्किल्स वाले लोग जो हैं इन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। लोग आते हैं, अप्लाई करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जनरेट करते हुए फिर डिफरेंट 6 7 स्टेप्स में से एक जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें से गुजार के बेस्ट वन को चूज़ कर लेती है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एक्सटर्नल पर्सन आ गया। हम अगर देखें तो मेजर जो स्टेप्स हमने कवर किए उसमें एक तो इंटरनल एनालिसिस था, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरत करना क्या है उसके मुताबिक कैसे लोग चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, और उस ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकली या जनरल पब्लिक के साथ अपनी वेकेंट पोजीशंस के हवाले से कम्युनिकेट कर रही होती है। तो इंटरनल एनालिसिस के बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेक्शन विद जनरल पब्लिक आता है। उसके बाद अब पब्लिक में से जो मोर सूटेबल कैंडिडेट होता है वो हायर हो जाता है। अब वो वहाँ से एक्सटर्नल मार्केट से उठ के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे ये ऐसे ही है, बिल्कुल वही स्टोरी कि एक जैसे बहू आती है हमारे यहाँ, तो वो क्योंकि वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आई होती है, उसकी लर्निंग डिफरेंट होती है,
और यहाँ पे जो एक फैमिली होती है उसका रहना सहना, उसका कल्चर, उसके फैमिली नॉर्म्स, उसके डूज एंड डोंट्स, क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है उसका सोशलाइजेशन और ओरिएंटेशन का एक नया प्रोसीजर उस बहू का। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स जब एफए या इंटर या एफएससी जो भी आपका 12 इयर्स एजुकेशन है वो कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं, तो यहाँ पे आपकी स्कूलिंग के जो रहना सहना, बिहेव करना, आपका टीचिंग मेथडोलॉजी वो टोटली डिफरेंट था। अब आप एक न्यू सेटअप में आए हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी है। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सम हाउ डिफरेंट हैं फ्रॉम योर कॉलेज इंस्टीट्यूशन, या फिर जो भी आपके वहाँ के रूल्स या जो रिक्वायर्ड बिहेवियर से, या जो आपका लर्निंग पैटर्न था, लर्निंग आपके प्रोसीजर्स थे वो डिफरेंट थे, पॉलिसीज़ डिफरेंट थी, यूनिवर्सिटी लेवल पे डिफरेंट हो जाती हैं। इसी तरीके से हर एक स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको उस यूनिवर्सिटी में उसके माहौल में एडजस्ट करती है एक यूनिवर्सिटी, और उसके लिए ही ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटीज़ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखती हैं। जैसे आप लोग आए, आप लोगों का ओरिएंटेशन हुआ था, आपको बताया गया कि फ़लाँ हेड हैं, ये फ़लाँ डिपार्टमेंट के, ये फ़लाँ डिपार्टमेंट के हेड हैं, स्टूडेंट्स अफेयर के डायरेक्टर ये हैं, फ़लाँ प्रॉब्लम होगी तो आपको किसके पास जाना है, टीचर्स आपके ये हैं जो आपको इन इन कामों में फैसिलिटेट करेंगे, सी क्वालिटी पॉइंट्स क्या होते हैं, जीपीए क्या होता है, सीजीपीए क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर अगर आप खुदा ना खास्ता ड्रॉप होते हैं तो फिर उस केस में, या एक दो कोर्सेज़ में आप फेल होते हैं, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया या सीजीपीए है जो कि आपको प्रोमोटेबल बनाता है टू द नेक्स्ट सेमेस्टर, वो कम से कम कितना 2.5 है आई गेस, या हर सेमेस्टर में वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उतना कम से कम आपको हर सूरत मेंटेन रखना पाएगा, अदरवाइज योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड, और फिर यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ एज अ न्यू स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर। तो उससे आपकी डिग्री, उसका आपका टाइम, आपके जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी ओरिएंटेशन, आपको बताया जा रहा होता है। जब प्रोसीजर्स के बारे में बताया जा रहा होता है उसको कहते हैं ओरिएंटेशन। और सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द अथॉरिटीज़ या रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के किस पर्पस के लिए आपके पास कौन से वाला इंडिविजुअल होगा जिसके पास आपने जाना है, या ही मिस्टर जो एबीसी हैं ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लेंट हैंडलिंग या स्टूडेंट अफेयर्स, या आपके फाइनेंस या एनरोलमेंट का अगर कोई इशू आ रहा है तो यू नीड टू बी इन इंटरेक्शन विद फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्लासेस के हवाले से कोई इशू आ रहा है तो सर वहाब विल बी द कंसर्न्ड अथॉरिटी। ठीक है, स्टूडेंट आपको क्लास में अगर समझ नहीं आ रही या ग्रेडिंग में कोई इशू आ रहा है तो योर कंसर्न पर्सन इज़ योर टीचर हु इज़ टीचिंग यू द सब्जेक्ट। और अगर यू आर नॉट एबल टू लर्न द सब्जेक्ट, आपको लगता है कि देर इज़ सम प्रॉब्लम इन द मेथडोलॉजी ऑफ योर टीचर, देन यू नीड टू गो टू दी एचओडी या सर वहाब, या फिर एक एक कंप्लेंट बॉक्स लगा हुआ है बिम्स में, या आपके अब ई पोर्टल्स हैं उनके थ्रू यू कैन कंप्लेंट अबाउट योर टीचर्स अगर आपको उनकी मेथडोलॉजी के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट समझाया जा रहा है। फिर साथ में बताया जाता है कि यू कैन नॉट फिजिकली टच एनी ऑफ योर classmate, whether it is a female or a male student. You are not allowed in any case. आपके disputes, आपके personal conflicts, आपके लड़ाई झगड़े, they will be strictly discouraged in the premises of BIMS। फिर आपको बताया जाता है कि आप अगर दीवारों पे पाँव लगाते हैं तो फिर आपको इतना फाइन होगा, या आपको ये बताया जाता है कि इन केस ऑफ लिविंग अ क्लास, उस क्लास के लिए आपकी फ़ाइन पॉलिसी क्या है, और फिर कितनी अटेंडेंस कम से कम आपको चाहिए होगी टू गेट योर अपीयरेंस इन फाइनल एग्ज़ाम। तो उसके लिए ये चीज़ें आपको सारी बताई जा रही हैं कि बेटा जी इन प्रेमिसेस में अगर तो आपने डिग्री करनी है तो आपको इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा।
दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे अडेप्ट करने की कोशिश की गई है। अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि यू हैव टू ट्राई टू बी फिट इन द गिवन सेटअप। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के माहौल में आपको खुद को ढालना पड़ेगा। इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी इंडिविजुअल को, अब हम आते हैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन का, उसके ऊपर कि एक इंडिविजुअल जो कि एक्सटर्नल बॉडी है उसको आपने हायर किया, अब ही इज न्यू इन दिस सेटअप, he has no idea about the code of conduct, what to do and what not to do. He have no idea about who is the concerned authority if he is not having enough resources for doing his job. तो वो किसके पास जाएगा उसको नहीं पता। फिर हु इज हिज डायरेक्ट सुपरवाइजर जिसको वो रिपोर्ट कर रहा होगा अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, जिसकी डायरेक्शंस को वो फॉलो कर रहा होगा। अगर तो उसको नहीं बताया जाएगा तो देयर विल बी अ ह्यूज मेस। ओके, अगर उसको ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी तो देर विल बी अ ह्यूज मेस के किसको रिपोर्ट करना है। हर बंदा अपनी सेट ऑफ डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा होगा, तो मे बी न्यू एम्प्लॉय विल बी कंफ्यूज्ड कि मैंने किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर समझाया जाता है कि वो किसको रिपोर्ट कर रहा होगा। अगर आपने कोई कंप्लेंट करनी है तो वो रिटर्न होगी, ओरल होगी, या कुछ भी जो भी प्रोसीजर्स हैं किसी भी काम के, आप उनके हवाले से अपने न्यू एम्प्लॉय को बता रहे होते हैं, उसको सिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे आपने कैसे रहना है। फिर कौन सी किस टाइप की डिस्कशंस जो हैं वो डिस्करेज की जाती हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसको बताया जाएगा। रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं बताए जाएंगे। क्लास में आपने लेट नहीं जाना, अगर आप लेट होंगे तो आपके डिडक्शंस होंगी। अगर आप बिन बताए छुट्टी करते हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक टू अरेंज अ मेकअप क्लास फॉर दैट क्लास। तो फिर आपको अर्ली बताना, अगर आप भूल जाते हैं तो फिर वो वाला जो दिन या वो वाला स्लॉट है स्टूडेंट्स का वो वेस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए यू विल बी पनिश्ड। ठीक है। और इस टाइप की चीज़ें टीचर्स को, या जो नया स्टाफ आता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू एम्प्लॉय आता है उसको बताया जाता है कि हाफ डेज आप कितने ले सकते हैं, फुल डेज आप कितने ले सकते हैं, विदाउट पेड जो अनपेड आपकी जो ऑफ डेज हैं वो कितने हो सकते हैं। फिर जो पेड लीव्स हैं आपकी वो कितनी हो सकती हैं, पेड और अनपेड लीव्स। और सारी वर्किंग किस तरीके से आपकी होगी, किसको रिपोर्ट कर रही होंगी, आपका बॉस कौन होगा, आपके ग्रुप मेंबर्स या टीम मेंबर्स या आपके जो फेलोज़ हैं वो कौन से होंगे, किन के साथ आपने मिल के काम करना है और टीम में आपका रोल क्या होगा। इसी तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उनके प्रोसीजर्स क्या होंगे और उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के साथ आपने बिहेव कैसे करना है, ऑब्वियसली यू विल बी टोल्ड। As a new employee you have no idea how to behave inside the organization, तो आपको वो बिहेवियर की लिमिटेशंस भी बताई जाएंगी कि यू आर नॉट अलाउड टू हैव अ फाइट और a personal conflict with anyone, whether it is your boss, whether it is your fellow, और या कोई आपका वो सबऑर्डिनेट या आपका जूनियर हो, आप किसी के साथ कोई पर्सनल क्लैश नहीं रख सकते हैं। और आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग विल नॉट बी अप्रिशिएटेड ओवर हियर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से वर्किंग का कहती है आपको अकॉर्डिंगली वर्किंग करना पड़ेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट ओरिएंटिंग एंड सोशलाइजेशन। प्योरली टिपिकली व्हेन वी से सोशलाइजेशन, तो वर्ड जो सोशल है इसका मतलब ये होता है कि ये इंटरेक्शन है विद अदर फेलोज। तो अदर फेलोज में देयर कैन बी एम्प्लॉयर या बॉस, देयर कैन बी योर कोलीग जो कि सेम लेवल पे है, देयर कैन बी योर जूनियर या सबऑर्डिनेट जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो आपकी अथॉरिटी आपके सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ और आपसे जूनियर या आपके जिनके आप सुपरवाइज़र या मैनेजर या बॉस हैं उनके साथ आपने कैसा बिहेव करना है। दैट्स ऑल अबाउट सोशलाइजिंग। साइड बाय साइड ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आपका एक रिलेशनशिप बन रहा है।
तो सोशलाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूडेड होती है। जैसे कहा जाता है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू act in a way that can be harmful for the benefits of the organization। आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि आपके किसी भी एक स्टेप की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हो, ठीक है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्किंग हो रही है आप उसके बारे में सपोज वो कोई ऑब्जेक्शनेबल या क्वेश्चनेबल एक्टिविटी है तो आप उसको पब्लिकली जो है आप उसको रिवील कर दो या मीडिया में उसके एक बारे में आप रिवील कर दो। तो क्या होगा, कंपनी डिफेम होगी, उसका इमेज डाउन होगा और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मतलब उसके ऊपर एक क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट बिहेवियर इज़ नॉट गुड। तो ये हार्मफुल बिहेवियर होगा। तो सोशलाइजेशन में आपका इंटरेक्शन, आपका रिलेशनशिप विद हायर अथॉरिटीज, विद योर कोलीग्स, विद योर सबऑर्डिनेट्स एंड विद योर ऑर्गेनाइजेशन। और ओरिएंटिंग में आता है या ओरिएंटेशन से कि यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रोसीजर्स, स्टेप्स, एक्टिविटीज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली कि जब हम लोगों की बात कर रहे होते हैं रिलेशनशिप्स की, वो सोशलाइजेशन या सोशलाइजिंग है। और ओरिएंटेशन या ओरिएंटिंग जो है जब आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स रेगुलेशन से। तो सोशलाइजेशन को ऑन बोर्डिंग भी कहा जा सकता है। अब ये है कि प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन दैट टेक प्लेस एज इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू लर्न द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द वर्क रूल्स। कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस जॉब पोजीशन पे उन ड्यूटीज़ के अंदर रहते हुए आपके लिए क्या करना ज़रूरी है और आप क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जो डूज एंड डोंट्स हैं उनके लिए जब आपको अडेप्टेबल बनाया जा रहा होता है न्यू हायरीज को, तो उसी को सोशलाइजिंग कहा जा रहा होता है। आपको उस एनवायरनमेंट में, उस सेटअप में एडजस्ट करने के लिए, उस सेटअप में खुद को फिट करने के लिए या मैच होने के लिए जो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है या ऑर्गेनाइजेशन न्यू हायरीज को गुजारती है, उसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। अब कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि अज्यूम किया जाता है, कुछ ऐसी ख्याली बातें हैं जिनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एम्प्लॉय सोशलाइजेशन के हवाले से कुछ अजम्पशंस में से जो एक अजम्पशन है वो ये कि सोशलाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। कि जब तक उसको पता नहीं होगा उसका बॉस कौन सा है, कौन उसको डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा, कौन उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, तब तक उसको नहीं समझ आएगी कि परफॉर्मेंस कैसी देनी है। जैसे ये ऐसे ही है कि हर टीचर का जब आपको इवैल्यूएशन मेथड नहीं पता होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर एग्ज़ाम बेस्ट कि वो टीचर उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स दे, क्योंकि आपने उससे नहीं पढ़ा हुआ, आपको टीचर की इवैल्यूएशन मेथड नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता हो कि वो जैसे कुछ टीचर्स होते हैं कि जो देखते हैं कि पहले हर टॉपिक की का एक इंट्रोडक्शन लिखा हो, फिर टॉपिक की मेजर टॉपिक की डेफिनेशन लिखी हो, फिर उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस और उसके जो एक्चुअल टॉपिक फिर पार्ट्स पूछे गए हैं अगर सपोज, तो आप उन पार्ट्स की बात करो एंड में एक कंक्लूजन डाल दें। कुछ टीचर्स कहते हैं कि नहीं, डेफिनेशन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, आपसे पार्ट्स ऑफ सम टॉपिक पूछे गए हैं तो बी स्पेसिफिक टू द पार्ट्स ऑफ दैट टॉपिक, नो नीड टू राइट एनी अदर थिंग। और कुछ टीचर्स होते हैं कि पार्ट्स ऑफ सम टॉपिक पूछे गए हैं तो दे वांट कि आप पूरे का पूरा चैप्टर, पूरे का पूरा टॉपिक छाप दो। डिपेंड्स कि वो क्या चाहते हैं। तब ही आपको पता होगा जबकि ये क्या चाह रहे हैं आपके पेपर के अंदर आपसे, किन लोगों को ये ज़्यादा ग्रेडिंग देते हैं, वो कैसे पेपर्स होते हैं, तो वैसा ही पेपर आप परफॉर्म करने की या अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में जब सोशलाइजेशन होगी तो जब पता होगा कि बॉस कौन सा है, वो क्या चीज़ें देखता है आपकी परफॉर्मेंस में,
या क्या चीज़ें परफॉर्मेंस में उसको चाहिए, आप डेफिनेटली उसको खुश करने के लिए उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपके बॉस की कुछ ड्यूटीज़ हैं कि वो आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है, उसने जो आपसे एक्चुअल टास्क, जो आपके मेजर ड्यूटीज़ हैं आपकी जॉब की, वो आपसे वो परफॉर्म करवाएगा। और जब वो परफॉर्म हो रही होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन अ स्टेबल पोजीशन कि जो वो चाह रही है जितने टाइम पीरियड के अंदर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को उतने ही टाइम में अचीव कर पा रही है ड्यू टू योर परफॉर्मेंस। तो socialization is very important for employee performance and organizational stability.